दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके ससुराल वाले दहेज के लालच में उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। जिसका जन्म तो उसके मायके में हुआ, लेकिन उसकी तकदीर का फैसला उसके ससुराल में होगा। शायद ये कहानी हमारे देश की कई बेटियों की है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पूजा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी आज निरंजन नाम के लड़के से शादी होने जा रही है। पूजा के परिवार में उसके पिता और उसकी छोटी बहन है। पूजा बिन माँ की बेटी है और निरंजन ने इंजीनियरिंग की हुई है। वहीं पूजा भी एक लॉयर है। बड़ी ही धूमधाम से पूजा के पिता ने अपनी बेटी की शादी की और निरंजन के परिवार वालों ने उनसे कोई दहेज की मांग भी नहीं की। और इस तरह पूजा शादी करके अपने पति के घर आ जाती है। बड़ी ही धूमधाम से उसके ससुराल में उसका वेलकम किया गया। पूजा को देखते ही सबने उसे चांद का टुकड़ा कहा। वहीं पड़ोस की औरतें निरंजन की माँ से बातें करने लगी कि शादी में बहू दहेज भी तो लेकर आई होगी। उसकी माँ कहने लगी कि दहेज के हम लालची होते तो हम पहले ही मांग लेते। दहेज आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे ही पल वो अपने पति चौधरी से पूछने लगी कि दहेज मिला है या नहीं। लेकिन निरंजन के पिता ने इस बात का उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। और फिर निरंजन की बड़ी बहन कहने लगी कि भाभी घर में अंदर तब जाएंगी जब वो मुझे द्वार छिकाई देंगी। लेकिन उसने अभी पूजा से कुछ भी नहीं मांगा। उसने कहा कि जब मेरा मन करेगा तब मैं मांग लूंगी। निरंजन की 2 बहनें हैं और बड़ी बहन शादीशुदा है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती है और उसका पति एक नशेड़ी है। अगले दिन हम देखते हैं कि निरंजन के पिता चौधरी के दोस्त की मौत हो गई है। वो उसके अफसोस के लिए उसके घर जाता है और बड़ी ही चालाकी से एक कोरे कागज में अपने दोस्त का अंगूठा लगवा लेता है और उसकी मौत पर फूट फूट के रोने लग जाता है। इससे हमें साफ पता चलता है कि चौधरी किस तरह का इंसान है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूजा निरंजन की छोटी बहन वंदना के साथ मंदिर जाती है। वो पूजा से कहती है कि अच्छा हुआ कि आपकी शादी मेरे भाई से हो गई, और ये तो और भी अच्छा है कि आप एक वकील हैं। दरअसल मेरे भाई पर बहुत सारी लड़कियां मरती थी और एक तो राधिका नाम की लड़की, उसने तो मेरे भाई के लिए अपनी जान भी दे दी। आप दोनों की शादी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं भैया के लिए कितनी लड़कियां अपनी जान दे देती। वहीं निरंजन एक बिजनेसमैन से मिलता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बिजनेस शुरू करने के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। इस पर निरंजन सोच में डूब जाता है कि आखिर वो 10 लाख रुपए लाएगा कहाँ से। इसी बारे में वो अपने घर वालों से बात करने लगा और अब सभी का यही कहना था कि तेरे दहेज में सिर्फ 10,000 रुपए आए हैं। हम तो ये सोचकर खुश थे कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। दरअसल इन लालची लोगों ने दहेज की मांग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें पूजा के पिता का घर देखकर ऐसा लगा था कि बिन मांगे उन्हें बहुत दहेज मिल जाएगा। उनकी सोच तो यहाँ तक थी कि इतना दहेज मिलेगा कि उन्हें दहेज रखने के लिए पड़ोसी का घर किराए में लेना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चौधरी ने अपने बेटे निरंजन को एक सलाह दी कि सोच लो कि ससुराल एक कुआं है और बीबी एक बाल्टी, और बाल्टी को कुएं में डाल दो और पानी खींचते रहो। निरंजन अपने पिता की बात पूरी तरह समझ चुका था। अगले दिन पग फेरे के लिए पूजा को अपने मायके जाना था, लेकिन इससे पहले निरंजन की बड़ी बहन ने पूजा से द्वार छिकाई मांगी, जो उसने कहा था कि जब मेरा मन करेगा तब मैं मांग लूंगी। और आज उसने पूजा से उसका मांग टीका मांग लिया। इस पर पूजा ने कहा कि आप कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन उसने कहा कि मुझे देना है तो यही दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस पर पूजा की सास भी बोलने लगी कि ले दे के एक ही तो भाभी है, और मांग टीका वो कौन सा खा जाएगी। जब तुम्हारा मन करेगा तुम पहन लेना। और फिर पूजा ने भी सोचा कि आप बड़ी हैं, आप जो सोचेंगी सही होगा, और उसने अपना मांग टीका अपनी ननद को दे दिया और निरंजन के साथ अपने पिता और बहन से मिलने अपने मायके चली गई। पूजा को देखते ही उसके पिता और उसकी छोटी बहन बहुत खुश हैं और निरंजन ने पूजा के पिता से बात की कि मैंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद कहीं भी नौकरी नहीं की, क्योंकि मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाख का लोन भी पास करवा लिया है, लेकिन इसमें 10 लाख रुपए अपने लगाने होंगे। यदि ये काम हो गया तो फैक्ट्री 3-4 महीने में शुरू हो जाएगी।
फिर तो सारा पैसा एक ही साल में पूरा आ जाएगा। कहीं और हाथ फैलाने से अच्छा है क्यों ना मैं आपसे ही पैसे मांग लूं। लेकिन पूजा के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने पूजा की शादी भी कर्जा लेकर की थी और इतना सुनते ही निरंजन पूजा के घर से चला जाता है और वहां से वो अपने पुराने अड्डे में पहुंचता है जहां पर वो अक्सर जाया करता है और इस बारे में पूजा को कोई खबर नहीं है। वो वहां जाकर उस कोठे वाली से पैसे मांगने लग जाता है, लेकिन उसने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। यहाँ रात हो गई। पूजा अभी भी निरंजन का इंतजार कर रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर कोई अनजान शख्स था। उस आदमी ने कहा कि निरंजन बाबू का पैगाम है, वो वापस अपने गांव चले गए हैं। पूजा ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा कि आप मेरे बारे में ना ही जाने तो अच्छा होगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन आज पूजा के पिता की 10 लाख देने की हैसियत होती तो आज निरंजन इस तरह वो पूजा को यहाँ छोड़कर ना जाता। पूजा ने अपने ससुराल अकेले ही जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इस पर उसके पिता कहने लगे कि ऐसे अकेले नहीं जाते, नहीं तो लोग सोचेंगे कि बेटी उन्हें बोझ लगने लगी। लेकिन पूजा का मानना है कि लोगों का काम है शादी में शामिल होना और हमारा काम है रिश्ते निभाना। इसलिए वो अकेले ही ऑटो में बैठकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। जब पूजा ससुराल पहुंची तो वो अपनी बड़ी ननद से पूछने लगी कि आप अभी तक ससुराल नहीं गई। इस पर उसकी ननद ने कहा कि मैं ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं हूँ कि कोई लेने भी नहीं आया और अकेले ही मुंह उठाकर अपने ससुराल चली जाऊं। और उसके इस तरह अकेले आने पर सब लोग उसे ताने मारने लगे। पूजा चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन निरंजन भी उसे सुनाने लगा कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पिता अंदर से इतने खोखले हैं, नहीं तो एक इंजीनियर को 10 लाख रुपए देने वाले बहुत मिल जाते हैं। सोचा था दीवान साहब हैं, बिन मांगे ही दहेज दे देंगे। चलो दहेज तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पिता अपना मकान भी तो गिरवी रख ही सकते हैं। लेकिन उस मकान को पहले ही गिरवी रखा जा चुका है। उसी मकान से तो पूजा की शादी हुई है। लेकिन निरंजन की जिंदगी में पैसों के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं था और पूजा कम पैसों में भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहती है। लेकिन ऐसा शायद कभी न हो। और निरंजन को कमरे से गुस्से से बाहर निकलते हुए उसकी माँ ने देख लिया था और इसीलिए उसने रात को आग में तेल डालने का काम कर दिया। जब पूजा ने रात का खाना बनाया तो उसकी माँ ने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया और जब निरंजन ने इस खाने को खाया तो वो और भी भड़क उठा और खाने की टेबल से उठकर वहाँ से चला गया। पूजा के अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। पड़ोसियों को भी उस पर तरस आने लगा, लेकिन उसकी ये सजा इस वजह से थी क्योंकि पूजा के घर वालों ने उसे दहेज नहीं दिया। और इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। निरंजन ने घर आना भी बंद कर दिया। वो सारी रात उस कोठे में रहने लगा। लेकिन एक रात उस कोठे में उस औरत को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन असली कत्ल किसने किया उसका फोटो एक अनजान शख्स खींच लेता है और उसकी बॉडी के पास सबसे पहले निरंजन ही मिला था। और क्योंकि निरंजन वहां पर मौजूद था इसलिए उस औरत के कत्ल के इल्जाम में उसे जेल भेज दिया जाता है। निरंजन पूजा से बार बार यही कहता है कि उसने खून नहीं किया। जब वो उसके पास गया तो वो पहले ही मर चुकी थी। और फिर रात को निरंजन के परिवार से मिलने एक अनजान शख्स आया। उसने कहा कि मैं आपके बेटे को फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले उन्हें निरंजन की पत्नी पूजा चाहिए। लेकिन निरंजन के घर वाले ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं और पूजा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। और पूजा की अंतरात्मा उससे चीख चीख कर यही कहने लगी कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी इज्जत बचा ले या फिर अपने पति को। और वो भी यही सोचने लगी कि यदि उसका पति न रहा तो वो इज्जत का क्या करेगी। इसलिए उसने उस रात को उस आदमी के पास जाने का फैसला कर लिया। इस बारे में उसने अपने घर वालों को भी बता दिया, लेकिन उन्होंने उसे वहां जाने से नहीं रोका। जब पूजा उस आदमी के घर पहुंची तो उसके हाथ में जहर की दवा थी और वो जहर इसलिए यहाँ लेकर आई थी कि उसके साथ जो भी गलत होगा उसके बाद वो अपनी जान दे देगी। लेकिन वो आदमी पूजा को वहां से बाइज्जत जाने देता है और उसने कहा कि आपका पति भी कल बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन पूजा के मन में यहाँ आने पर उसके बहुत सारे सवाल थे जिनका उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब वो घर पहुंची
तो उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे, लेकिन पूजा अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकती। और अगले दिन वो आदमी उस औरत के कत्ल की फोटो कोर्ट में पेश करता है और इन सबूतों के आधार पर निरंजन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और यहाँ पूजा निरंजन के घर आने का इंतजार कर रही है। वो आज बेहद खुश है, लेकिन जैसे ही निरंजन घर आया वो पूजा से पूछने लगा कि कौन था वो आदमी जिसके पास तुम एक रात के लिए गई थी। उसके घर वालों ने उसे सब कुछ बता दिया था। पूजा ने कहा कि मैं वहाँ गई थी। इतना सुनते ही निरंजन ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहने दिया। उसके घर वालों ने पूजा पर गंदे गलते इल्जाम लगाए कि वो आदमी इसे पहले से ही जानता होगा। कोई आदमी भला ऐसे कैसे कह सकता है कि मुझे आपकी बहू चाहिए, जरूर ये उस आदमी को जानती होगी। और निरंजन ने पूजा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया, ये जाने बिना कि उसकी जान पूजा की वजह से ही बची है। उसे पूरे गांव के सामने उन लोगों ने बेइज्जत किया और धक्के मारकर उसे उस गांव से निकाल दिया। घर आकर पूजा अपने पिता से कहने लगी कि आपने कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ, लेकिन एक अच्छी बहू वो होती है जो डोली में ससुराल जाए और अर्थी में वापस आए। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसके पिता को बताया कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। दरअसल पूजा प्रेग्नेंट थी और उसने अपने बच्चे को खो दिया। और दूसरी तरफ पूजा के पति निरंजन का रिश्ता तय हो गया। अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है और उसकी शादी ऐसी लड़की से की जा रही है जिसका पिता शहर का सबसे बड़ा सेठ है और अब भी उन्हें दहेज का लालच है। 1 महीने बाद निरंजन उस लड़की से शादी करेगा, लेकिन तभी उनके घर पूजा के पिता आ जाते हैं। निरंजन के परिवार वालों ने कहा कि आप रास्ते से हट जाएं, आज हमारे बेटे का शगुन जा रहा है। पूजा के पिता उन लोगों से माफ़ी मांगने लगे कि मेरी बेटी के होते हुए आप दूसरी शादी ना करें। यदि कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने अपनी पगड़ी उनके कदमों पर रख दी, लेकिन निरंजन उसके पिता से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी पूजा को रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके साथ उसकी छोटी बहन को भी यहाँ रहना होगा, मेरी रखैल बनकर। ये बात सुनकर पूजा के पिता ने निरंजन को बहुत सुनाया, लेकिन निरंजन ने उल्टा उसके पिता को थप्पड़ मार दिया। और आज एक पिता को एक बेटी का पिता होने की सजा मिली थी। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब निरंजन और पूजा के तलाक का केस कोर्ट तक पहुँच चुका था। लेकिन पूजा के पिता के मन में निरंजन से बदला लेने की आग जल रही थी। जो बात उसने उसकी बेटी के लिए कही थी वो उसे जीने नहीं दे रही थी। पूजा के पिता ने कहा कि पूजा इसे तलाक दे देगी, लेकिन ये लोग उसे इस भरी अदालत में उसके जीने का हक भी छीनना चाहते हैं, इसलिए ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। इतना कहकर पूजा के पिता ने भरी अदालत में अपनी जेब से गन निकाली और इससे पहले कि वो निरंजन पर गन चलाते, निरंजन के जीजा ने पूजा के पिता पर गोली चला दी और कोर्ट के अंदर ही पूजा के पिता की मौत हो गई। और अब उसके जीजा को सजा इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोर्ट में ये साबित हो चुका था कि पूजा के पिता कोर्ट की मर्यादा को भंग कर रहे थे और निरंजन के जीजा ने सेल्फ डिफेंस में उनकी जान ली है। यहाँ पूजा और उसकी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूजा ने कसम खाई कि वो अपने पिता का बदला लेकर रहेगी। 2 दिन बाद जब निरंजन की हल्दी हो रही थी तब वो लॉयर को लेकर उसके घर पहुंची। वकील ने निरंजन के घर वालों को कहा कि पूजा के पिता ने बताया था कि आप सब ने उनकी बेटी का गहना भी ले लिया है और उसके साथ एक मांग टीका भी था। वो सब कुछ हम कुछ दिनों के बाद लेकर जाएंगे। और फिर पूजा ने अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए निरंजन के जीजा पर मुकदमा चलवाया। पूजा ने कहा कि हमारे पास लॉयर हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि पूजा एक लॉयर है, पूजा ने निरंजन के जीजा को बहुत सारी बातें कही। उसने उसकी बहन और बेटी के बारे में भी बुरा बोला। इस पर वो भड़क गया और भरी अदालत में पूजा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ा और पूजा ने सेल्फ डिफेंस में उसके जीजा को वहां पर जान से मार दिया। और उसने साफ साफ ये साबित कर दिया कि मेरे पिता को भी इसी तरह उनकी बेटियों के बारे में बुरा बोला गया था, इसलिए मेरे पिता ने ये कदम उठाया था। यहाँ निरंजन की सगाई के दिन ही उसके जीजा की लाश वहां पर पहुंची और इसी मातम के माहौल पर पूजा वहां पर आई और उसने अपना मांग टीका
अपनी बड़ी ननद से वापस ले लिया, क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है और उसे मांग टीका की कोई जरूरत नहीं है। और जब निरंजन के घर वालों की सच्चाई उसकी होने वाली दुल्हन के घर वालों को पता चली तो उसके पिता ने अपनी बेटी की शादी निरंजन से करने से मना कर दिया। निरंजन के पिता ने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। वहीं पूजा उस आदमी के घर पहुंची जिस आदमी की वजह से उसकी सारी दुनिया उजड़ गई कि आखिर उसने उसे उस रात को क्यों बुलाया था। उस आदमी ने बताया कि मैं उस बहन का भाई हूँ जिस बहन ने निरंजन की वजह से अपनी जान दे दी थी। दरअसल ये उसी लड़की की बात कर रहा है जिसके बारे में निरंजन की बहन वंदना ने पूजा को बताया था कि एक लड़की जिसका नाम राधिका था, उस लड़की ने मेरे भाई की वजह से अपनी जान दे दी थी। और राजेश्वर राधिका का भाई है जो निरंजन से अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। पूजा ने उससे कहा कि मैं निरंजन के परिवार की बर्बादी चाहती हूँ, क्या इसमें वो उसका साथ देगा। और जैसा कि राजेश्वर भी यही चाहता है, उसने पूजा का साथ देने के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद निरंजन अपनी फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंचता है। उस मालिक ने कहा कि फैक्ट्री 2 दिन के अंदर खरीद लो, नहीं तो हमारे पास फैक्ट्री का दूसरा ग्राहक भी है। और फैक्ट्री को खरीदने वाला दूसरा आदमी कोई और नहीं, राजेश्वर था। जैसे ही निरंजन ने राजेश्वर को देखा, उसके होश उड़ गए। और अब ये फैक्ट्री खरीदनी उसके लिए बहुत जरूरी हो गई थी, क्योंकि इसमें उसकी इज्जत का सवाल था। और निरंजन अपनी माँ की मदद से अपने पिता की तिजोरी से चोरी करके 10 लाख रुपए में वो फैक्ट्री अपने नाम करा ली। और चौधरी चोरी की रपट लिखाने पुलिस थाने पहुंचा, लेकिन चोरी के इल्जाम में गांव के एक आदमी बिल्लू को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे बहुत मारा पीटा। और दूसरी तरफ बड़ी ही धूमधाम से निरंजन की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। आज उसका परिवार बेहद खुश है। यहाँ बिल्लू की माँ रो रो कर मुखिया से कह रही है कि आप सबको पता है कि बिल्लू निर्दोष है, फिर भी उसे जेल में बंद कर दिया गया। दरअसल निरंजन का पिता चौधरी इस गांव में अपनी हुकूमत चलाता है और सबको अपना नौकर समझता है। तभी वहां पर पूजा आ जाती है। पूजा के कहने पर सभी गांव वालों ने मिलकर निरंजन के खिलाफ कंप्लेन लिखाई और अब पुलिस पर प्रेशर था कि निरंजन को 1 दिन के लिए जेल भेज दिया जाए और उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है। और इसलिए पूजा निरंजन को मुबारकबाद देने आती है। और 1 दिन बाद निरंजन घर वापस आता है। जब उसके पिता को पता चला कि निरंजन ने उसके 10 लाख रुपए चुराए थे तो वो उसे गुस्से से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तेरे ही पाप की वजह से आज तेरी बहन के बेटे के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। तूने अपने होने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। और ये बात निरंजन सुन ना पाया और अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। और अगले दिन निरंजन के पिता चौधरी ने गांव वालों के डर से अपना केस वापस ले लिया और बिल्लू को रिहा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही बिल्लू जेल से बाहर निकला, उसके अंदर बदले की आग जल रही थी और उसने अपना बदला निरंजन की छोटी बहन से लिया। उसने उसके साथ जबरदस्ती की। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो झट से उन्होंने पुलिस बुलवा ली। लेकिन निरंजन की माँ कहने लगी कि मेरी बेटी अंधेरे में भूत से डर गई है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और गांव वालों के कहने पर वो उनसे कहने लगी कि तुम लोगों को कैसे पता जब वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ये है, जब पूजा उस रात उस आदमी के घर गई थी तो किसी ने नहीं देखा कि उसके साथ क्या हुआ। तब उस पर ये लांछन क्यों लगाई गई कि उसकी इज्जत चली गई। अब ये बात तो ठीक नहीं है। अपनी औलाद के किए पर मखमल का पर्दा और दूसरे की औलाद यदि हीरा भी है तो उसे बेकार कचरा कहकर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दो। यहाँ निरंजन बिल्लू के खून का प्यासा है। वो सबसे पहले पूजा को मारने का प्लान करते हैं। निरंजन पूजा को मंदिर से उठाकर ले आता है और उसे जब मारने ही वाले थे तो बिल्लू और पूजा की छोटी बहन वहां पर पहुंच जाती है। निरंजन को पता था कि पूजा को बचाने बिल्लू जरूर आएगा और जैसे ही बिल्लू उसके सामने आया, निरंजन ने उसे जान से मार दिया और पूजा ने निरंजन की गन छीनकर उसे गोली मार दी और निरंजन की वहीं पर मौत हो गई। जो पति उसकी बहन पर भी गंदी नजर रखता हो, ऐसा आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है और उसे खत्म कर देना ही जरूरी था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।